है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BHU 2018 MSc केमिस्ट्री एंट्रांस का पेपर सॉल्यूशन का अपना पार्ट थर्ड। लास्ट के वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर की अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर इज, यानी हमें यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। ओके, तो बेसिसिटी के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो जो भी एटम होते हैं उसके पास कितने नंबर ऑफ एबिलिटी यानी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उससे जो हम उसकी बेसिसिटी बता सकते हैं। यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट होंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। एंड यहाँ पे अगर हम सारे देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में मैं ये कह रहा हूँ। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर सारे में अगर आपके हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि सारे के साइड एटम कुछ कुछ यहाँ पे अटैच्ड है, सारे के साइड एटम कुछ कुछ अटैच है। एंड जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम अटैच होंगे उतना ही कम उसका बेसिसिटी होगा। यानी जिसमें साइड एटम अटैच्ड नहीं है तो उसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिया हुआ है क्या, NH3 दिया हुआ है। ओके, ये फर्स्ट दिया हुआ है। एंड सेकेंड दिया हुआ है हमें NH2 दिया हुआ है। ओके, एंड थर्ड हमें दिया हुआ है NH2OH एंड फोर्थ दिया हुआ है हमें NF3। अब अगर हम यहाँ बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पे सारे नाइट्रोजन हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें जिसमें ओनली हाइड्रोजन है तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी इस वाले की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों में साइड एटम जो है डिफरेंट साइड एटम अटैच्ड हैं। तो अब इन तीनों में अगर हम बेसिसिटी कंपेयर करें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे फ्लोरीन है। एंड अगर हम बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, देन उसके बाद हमारा ऑक्सीजन, देन हमारा फ्लोरीन। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी साइड वाले की, उसकी बेसिसिटी सबसे कम। यानी फ्लोरीन वाले की बेसिसिटी सबसे कम, देन ऑक्सीजन वाले की, देन हमारे ये नाइट्रोजन वाले की। यानी अगर हम ऑर्डर यहाँ पे फाइंड करें तो NH3 का सबसे ज़्यादा, देन NH2 देन NH2OH देन NF3 का आएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पे, इन द कम्प्लेक्स मेटाबोरेट आयन द स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इज क्या होगा। यानी हमें यहाँ बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मेटाबोरेट में, वो पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं मेटाबोरेट की स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ बना के रखा है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटाबोरेट। एंड अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे 4 बोरोन सेंटर्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो ये एंड आपका ये बोरोन सेंटर होता है, एंड ये बोरोन सेंटर एंड ये बोरोन सेंटर। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जो मैं अभी राउंड कर रहा हूँ, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ओके, बिकॉज ये आपके टेट्रावेलेंट होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ट्राईवेलेंट होते हैं, ये दोनों आपके sp2 होते हैं। यानी दो तरह की हाइब्रिडेशन पाई जाती है, sp2 एंड sp3। यानी आप यहाँ पे कहेंगे कि कौन कौन से हाइब्रिडेशन होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक sp2 एंड अनदर वन इज sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इम्प्योर सोडियम क्लोराइड मेटल एक्सेस इज कलर्ड बिकॉज ऑफ। देखिए, सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है एंड उसकी कलर क्यों होती है। एंड ये मैंने आपको अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर में बताया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, जहाँ पे इस तरीके से जो है सोडियम प्लस एंड यहाँ पे मैंने Cl-, हालांकि यहाँ पे 6 सोडियम प्लस एंड 6 क्लोरीन माइनस होते हैं, बट यहाँ पे मैं सिंपली ले रहा हूँ कि ये क्लोरीन माइनस एंड ये सोडियम प्लस। एंड वहाँ पे मैंने बताया था कि मेटल एक्सेस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्लोरीन को मैं हटा दूंगा एंड इसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके चलाऊंगा, तो यहाँ पे 2 मेटल एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी मैंने क्या बोला कि एक क्लोरीन को मैंने यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज मैंने हटाया, यानी उसको न्यूट्रल करने के लिए मैंने वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया। यानी एक क्लोरीन नेगेटिव हटाया तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने वहाँ पे नेगेटिव ला के इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मैंने यहाँ मेंटेन कर दी। अब यहाँ पे जो डिफेक्ट आता है एंड यहाँ पे जो सेंटर क्रिएट होता है इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण में, इसे हम कहते हैं F सेंटर। एंड इस F सेंटर कारण जो होता है इसका यहाँ पे कलर होता है सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, प्रेजेंस ऑफ F सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, The flickering light often seen in the marshy lands will o the wisp originates from। देखिए ये ड्यू टू ये होता है आपका मेथेन गैस। ये जो आपको लिखा हुआ है ये विल ओ द विस्प, दिस इज मेथेन गैस यानी CH4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, CH4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम उसे उस कंपाउंड बोलेंगे वो फॉलो करेगा जिस पे जो है आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका 18 के इक्वल आता है। एंड यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो वेनेडियम के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 5। ओके, वेनेडियम के पास टोटल हो जाएंगे 5 एंड यहाँ पे CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा यानी 6 × 2 हो जाएगा एंड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है यानी 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इन द मेटल एल्काइल कंपाउंड विच सिग्मा बॉन्डेड आर ग्रुप सोज मोस्ट फेसाइल एलिमिनेशन, यानी कौन सा यहाँ पे एलिमिनेशन सबसे फेसाइल दिखाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलिमिनेशन बेटर वही देते हैं जिनके पास में एक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पे मिथाइल में देखें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जस्ट ओनली अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे CH2PH में यानी CH2 एंड यहाँ पे देखिए ये PH हो गया। ओके, एंड यहाँ पे ये अल्फा एंड बीटा, यहाँ बीटा पोजीशन में कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं है यानी ये भी एलिमिनेशन नहीं देगा। एंड CH2CMe3 में देखेंगे तो ये हो गया अल्फा एंड ये कार्बन हो गया बीच वाला वो बीटा हो गया, उसमें भी किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी ऑप्शन जो बी है इथाइल, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा यहाँ पे देखेंगे तो बीटा पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी सबसे बेटर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स लिथियम आर स्टेबल इन, ऑर्गेनोमेटलिक जो कंपाउंड्स होते हैं लिथियम वो स्टेबल किस में होंगे हमें ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो RLI होते हैं, ओके, जो RLI होते हैं उन्हें आप एक बार मैं यहाँ पे वाटर से ट्रीट कराता हूँ एंड एक बार मैं ईथर से ट्रीट कराता हूँ। तो जैसे ही मैं वाटर से ट्रीट कराऊंगा, ओके, यहाँ पे ये ईथर होगा, सॉरी ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल यहाँ पे देखिए, ये RLI को मैंने यहाँ पे वाटर से ट्रीट कराया तो इसके साथ ये RH + LiOH रिएक्शन ये तो प्रोडक्ट आपको दिया एंड RLI जो है एल्कोहल से भी रिएक्शन करेगा एंड आपको ये प्रोडक्ट देगा। बट ये दोनों प्रोडक्ट होने के बावजूद जो ईथर होते हैं, ईथर के साथ ये मोर स्टेबल कंपाउंड इसीलिए देते हैं बिकॉज जो लिथियम के साथ जो ईथर कंपाउंड होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे CH3 एंड ये CH3 मैं इस तरीके से लेता हूँ तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं एंड इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करने के कारण जो है लिथियम जो होते हैं ईथर के साथ मोर स्टेबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल एंड वाटर। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3COH + LiLH4। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपका एसिटिक एसिड है, इसे आप रिड्यूस करेंगे तो आपको पता है कि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ये एसिड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा यानी CH3CH2OH में कन्वर्ट कर देगा यानी इथेनॉल बना देगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट इज, यहाँ पे पूछा गया कौन सा यहाँ में से जो है बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे हैं। तो ये देखिए ये आपका होगा Fe सोडियम पोटेशियम एंड यहाँ पे फॉस्फोरस, ये आपके बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी यहाँ में से कौन सा कंपाउंड जो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी सिस ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये आपका एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है एंड ये MA2B2 टाइप कम्प्लेक्स है। ओके, एंड ये देखिए ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरीके से देगा, ये एक बार AA सिस तरीके से देगा एंड AA जो है आपका एक बार ट्रांस तरीके से देगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेनली स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स ही शो करते हैं विथ यहाँ पे सिस एंड ट्रांसफॉर्म के साथ में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सा कम्प्लेक्स जो है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, हमें ये पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी एंड सी डी में अगर चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को जब आप देखेंगे सिस फॉर्म के COEN2Cl2 तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा जहाँ पे कोबाल्ट बीच में है। ओके, एंड एक नाइट्रोजन ऊपर में, एक नाइट्रोजन इस तरीके से प्लेन में है एंड एक नाइट्रोजन इस तरीके से नीचे में एंड एक नाइट्रोजन इस तरीके से प्लेन में है। तो हमारा कुछ कम्प्लेक्स इस तरीके से बनेगा एंड इस कम्प्लेक्स देखेंगे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ये कंपाउंड जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो देगा हमारा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, in case of CONH3 6Cl2 there are 3 unpaired electron and the
एंड द कैलकुलेटेड म्यू एस वैल्यू इज 3.87, यानी म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेटेड है वो 3.87 है। एंड हमें कहा जा रहा है यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। और फिर क्या बोला जा रहा है, विच इज समवॉट लोअर देन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू, द डिफरेंस इज ड्यू टू क्यू है। यानी हमें यह बोला गया कि हमने जो कैलकुलेट किया म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वो 3.87 आया, एंड वो हमने कैलकुलेट किया जो कि हमारा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। एंड लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हमने इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो ये उससे जो है क्या बोले डिफर आ रहा है। तो ये डिफर क्यों आ रहा है, यानी दोनों वैल्यूज में डिफरेंस क्यों है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्स है, एंड ये आपका हाई स्पिन कम्प्लेक्स है, सॉरी 2 कम्प्लेक्स है, एंड ये आपका हाई स्पिन कम्प्लेक्स है, यानी ये आपका D7 कम्प्लेक्स है। एंड जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हाई स्पिन के साथ में, तो यहाँ पे देखिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ पे ये फिलअप हमने कर लिए हैं। एंड जैसे हमने फिलअप किए तो ये आपका T2G हो गया, एंड ये आपका EG हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि यहाँ पे T2G आपका यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, एंड आप सभी को पता है कि जब भी T2G अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी दे देता है। यानी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देने के साथ साथ ये नॉट ओनली म्यू स्पिन देगा, यानी म्यू स्पिन नहीं देगा, उसके साथ साथ म्यू ऑर्बिटल भी दे देगा। एंड जिसके कारण जो है जो वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पे 3.87 वो थोड़ी सी डिफर हो जाएगी, इसीलिए ये हमारा डिफर होता है। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये डिफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, on the basis of crystal field theory select the complexes those show some mu s value। कौन यहाँ पे सॉरी सेम म्यू एस वैल्यू, यानी किसकी म्यू जो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे सबकी सेम म्यू एस वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताऊँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मैं बताता हूँ। देखिए जो फर्स्ट कम्प्लेक्स में दिया हुआ है COF6 3- ये आपका कोबाल्ट 3+ कम्प्लेक्स है। ओके, ये आपका कोबाल्ट 3+ कम्प्लेक्स है, यानी D6 है। ओके, एंड D6 में यहाँ पे ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स है, बिकॉज यहाँ पे लिगेंड जो है यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। एंड यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, हाई स्पिन है यानी इस तरीके से फिल करेंगे 1 2 3 एंड ये 4 5 एंड ये 6, यानी यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे आने वाले हैं, यानी N = 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड ये IRCl6 में करेंगे तो ये कौन रहे, ईरान। अगर हम ट्रिक से बात करें तो कौन रहे, ईरान, यानी ये कोबाल्ट की फैमिली का ही है। एंड ये भी आपका 3 कम्प्लेक्स है, यानी ये D6 ये भी है, बट ये आपका लो स्पिन कम्प्लेक्स है, यानी ये हमारा कुछ इस तरीके से 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से T2G में ही ये फिलअप हो जाएंगे, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 0 हो जाएंगे। एंड थर्ड है हमारा Fe2 पॉजिटिव, यानी ये भी हमारा D6 कम्प्लेक्स है हाई स्पिन, तो ये भी हाई स्पिन है, ये भी हाई स्पिन है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही आएंगे, जैसे भी मैंने करके बताया था। एंड दोनों ही केस में जो है यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, यानी दोनों की यहाँ पे म्यू स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट जो है सेम आएगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे B, यानी A एंड C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, in Mn3O4 the number of manganese in tetrahedral and octahedral sites are respectively क्या होंगे। तो ये मेनली स्पाइनल्स के क्वेश्चन है, एंड हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेट्राहेड्रल में हमारे कौन से चाहते हैं, ये हमारे जाते हैं Mn+2 जाते हैं, एंड ऑक्टाहेड्रल में हमारे जाते हैं Mn+3 जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को Mn3O4 को अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, MnO Mn2O3 इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम देखेंगे MnO में तो इसमें Mn जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में, एंड Mn2O3 में Mn जो है +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। एंड यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे +3 में जो है 2 है, एंड +2 में जो है ओनली 1 है, यानी हमारा हो जाएगा 1 Mn2+ एंड 2 Mn3+ हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर P3 कॉन्ट्रीब्यूशन इज, यानी P3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है कितने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है होता है हमारा n⁻r⁻⁴ इंटू n-r⁻⁴। एंड n फैक्टोरियल क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप इस p ऑर्बिटल में फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से होंगे, यानी यहाँ पे 2 2 2, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, यानी 6 फैक्टोरियल। एंड कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए, यानी 3, यानी r फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू n-r, यानी 6 - 3 इक्वल टू हमारा जाएगा 3 फैक्टोरियल। एंड जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 20, एंड जो वैल्यू आपकी आई वही आपकी टोटल नंबर माइक्रोस्टेट्स हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इन यहाँ पे NiS2 6 2 पॉजिटिव DD ट्रांजिशंस
आर, यहाँ पे जो डी डी ट्रांजिशन है वो क्या होंगे हमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मेनली लेपोरेट एंड स्पिन रूल के बारे में हमें पूछा गया है। तो लेपोरेट सिलेक्शन रूल के बारे में क्या बोला जाता है कि डेल्टा एल नॉट इक्वल टू जीरो, एंड स्पिन क्या बोला जाता है डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे अगर हम NiH2O6 में बात करें कम्प्लेक्स की, तो ये D8 कम्प्लेक्स है एंड हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। तो इलेक्ट्रॉन फील हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ओके, तो एंड यहाँ पे हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांजिशन करके देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे ट्रांजिशन कर लिए। ओके, तो जैसे ट्रांजिशन हमने यहाँ पे किया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से था, वो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड में इसी तरीके से चला गया। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है इस तरीके से था, वो स्पिन इसी तरीके से हुई। यानी हमारा यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पिन चेंज नहीं हुआ। यानी ऊपर में हमारा 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, यानी टोटल S था 1, एंड यहाँ पे भी फाइनल में भी हमारा S हो गया 1, एंड डेल्टा S अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी 0, यानी ये स्पिन अलाउड हो गई। अब हम लेपोरेट की बात करें तो ये D से D में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, बिकॉज डी से डी में ही ट्रांजिशन हो रहा है। यानी लेपोरेट जो है इस केस के लिए हमारा फॉरबिडन हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी लेपोरेट फॉरबिडन एंड स्पिन हमारा इस केस के लिए अलाउड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ TiS2O होल 6 3 पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पे क्या बोला गया, यानी ये D1 कम्प्लेक्स। ओके, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम शोज अ ब्रॉड बैंड विथ अ शोल्डर। ओके, रीजंस फॉर द ब्रॉडनिंग एंड द अपीयरेंस ऑफ द शोल्डर आर रिस्पेक्टिवली। ये इसीलिए होता है बिकॉज स्पिन ऑर्बिटल कम्पलिंग एंड JTD के कारण, बिकॉज यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल हो जाएगा बिकॉज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, for a free ion the ground state term is F, the molecular symbols for the possible spectroscopy states are। देखिए F के लिए जो मोलिक्यूलर सिंबल्स होते हैं वो होता है T1G T2G प्लस A2G, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि एक कंडक्टर होता है जिसमें इस तरीके से जो बैंड्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी बैंड्स के बीच में जो होता है नेग्जिबल डिस्टेंस होता है, एंड ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इजीली शो करते हैं। बट जैसे ही अगर हम सेमी कंडक्टर्स में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इस तरीके से गैप जो है इंक्रीज हो जाता है, एंड ये हमारे होते हैं सेमी कंडक्टर्स। एंड जैसे आप इनमें टेम्परेचर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एक्साइट कर जाते हैं, एंड ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होते हैं। तो ये किस केस में होता है, ये सेमीकंडक्टर से केस में होते हैं, यानी ये सेमीकंडक्टर के केस में जो है इस तरीके से बैंड होते हैं, एंड जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी इंक्रीज होगी, सेमीकंडक्टर्स की। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस पसंद आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के सॉल्यूशन साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।